सर आप मुझे अभी बता रहे थे कि जर्मनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कैसे क्या? आप मुझे कुछ स्टोरी बता रहे थे उसके पीछे कि हमने शुरू कैसे किया। स्टोरी ऐसे है कि आप ना बैकग्राउंड में जाओ और ये सोचो कि इमिग्रेशन कब स्टार्ट हुआ। इमिग्रेशन तो हजारों सालों से चलता आ रहा है। अगर कोई गांव में है तो शहर में इमिग्रेंट हो गया, शहर में है तो उससे बड़े शहर में हो गया, कोई बड़े शहर में आया तो उसने अपना देश बदल लिया। हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आप पैदा होते हो ना वहाँ पे कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। उसका कारण है कि जब इंसान पैदा होता है तो अपने साथ कुछ दोष लेके आता है, तो दोष का निवारण उस स्थान को छोड़ के ही हो सकता है। इसी तरीके से इमिग्रेशन जो है, आप किसी भी जो भी पर्सन सेटल हुए हैं या बढ़िया एस्टेब्लिश हुए हैं, उन्होंने अपना सबसे पहले बर्थ प्लेस छोड़ा। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि इमिग्रेशन तो हजारों सालों से चलती आ रही है। अगर मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट वीजा की बात करूँ, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए, पहले जब देश आजादी से पहले भी हमने देखा था वर्ल्ड वॉर के लिए लड़ने के लिए गए थे, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और हमारे यहाँ से यूके जाते थे। जब हमारा देश गुलाम था तब यूके पढ़ने के लिए जाते थे। जो अमीर माँ बाप के बच्चे होते थे, राजा महाराज के बच्चे, वहाँ पे यूके में पढ़ते थे। इसी तरीके से जो सही स्टूडेंट वीज़ा जो हमारी मीडियम फैमिलीज़ के लिए ओपन हुआ, जो समझ में आया हम सब लोगों को, जब 5-5 बैंड के साथ बच्चे जाते थे, वो टाइम था 2001 और 2 का, जब सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हुआ। कनाडा स्टार्ट नहीं हुआ, यूएसए स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब मैं पेस की बात कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से पेस की बात कर रहा हूँ। मैं टाइम की पर्टिकुलर ये बात नहीं कर रहा कि नहीं जी मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है या ठीक है, बट मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस एक शेयर कर। 2001-2 में ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया चला 2008-9 तक, बढ़िया चला। 8-9 के अंदर यूके स्टार्ट हुआ। उससे पहले यूके चलता था। सही जो पेस पकड़ा हमारी इंडस्ट्री ने, जो स्टूडेंट वीजा जाने लगे, चाहे बड़ी कंपनीज के जिनके भी आप नाम लेना चाहते हो उनके नाम लो, तो उन्होंने 1990 में एस्टेब्लिश हुए। उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, स्टूडेंट वीज़ा कोई नहीं जाता था, पता ही नहीं होता था। आज तो घर घर में कंसल्टेंट बैठे हैं, एजेंट्स बैठे हैं। तो 2008-9 तक जब ऑस्ट्रेलिया चला, उसके बाद जब 9 में ऑस्ट्रेलिया बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऐसा होता था कि हम लोग बच्चों को बोलते थे ना कि यार चले जाओ। हम भी 2008 में इस इंडस्ट्री में आए, बच्चों चले जाओ यार, ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी और कंट्री भेजो यार, न्यूजीलैंड भेजो। ऐसा मैंने खुद देखा। तो न्यूजीलैंड बढ़िया चलता था। न्यूजीलैंड 2009 से लेके 2019 तक बढ़िया चला। तो 2008 में जब ऑस्ट्रेलिया बंद हुआ तो उस टाइम पे यूके स्टार्ट हो गया। जब यूके स्टार्ट हुआ ना, यूके 9 में स्टार्ट हुआ, यूके करीब करीब आप ये लगा लो कि 2 या 3 साल के लिए चला हो। फिर वापस ऑस्ट्रेलिया का टाइम आया। मतलब 18 साल की जर्नी में इतनी फ्लक्चुएशंस देखी है मैंने, इतने चेंजेस देखे हैं कि आज ये कंट्री बंद हो रही है, दूसरी कंट्री ओपन हो रही है, तीसरी कंट्री बंद हो रही है, चौथी ओपन हो रही है। तो 2014 का टाइम हमने देखा जब न्यूजीलैंड चला। क्या चला न्यूजीलैंड। 2018-19 का टाइम था जब न्यूजीलैंड जाके बंद हो गया। 2 उससे पहले कनाडा चलता था। 2001 से लेके 2014, 15, 18, 19 तक कनाडा चलता था। तो कनाडा ने अपना जो एसपीपी प्रोग्राम था वो लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर वीजा आते थे। 2016 में वीजा आने स्टार्ट हुए, 16, 17, 18 में बढ़िया चल रहा था एसपीपी। फिर एक टाइम ऐसा आया, 2023 आ गया, 2024 आ गया, जब बच्चे डाइवर्सिफाई हो गए कि नहीं यार अब्रॉड के अंदर कुछ नहीं है, और हमें वीडियोस आनी शुरू हो गई कनाडा से। सभी ने देखी, हमने वीडियो फ्लोट होनी शुरू हो गई कि यार अब्रॉड के अंदर तो कुछ नहीं। पर मेरे लिए ऐसा मानना नहीं है। अगर मेरा ऐसा मानना होता तो मैं अपने बच्चे को आज अब्रॉड ना भेजता। मेरा मानना इसलिए नहीं है, हमारा ना एक इंडिया के अंदर ट्रेंड है, एक भेड़चाल चलती है, बुरा मत मानिएगा, एक भेड़चाल चलती है। भेड़चाल ऐसी चलती है कि जिस तरफ जाना शुरू होगी, टाइम हमने देखा कि कनाडा जा रहे हैं तो कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड चल रहा है, यूएसए है तो यूएसए चल रहा है, बस जाना है जी भाजी, भेज दो बस। आज इंडिया में एडमिशन लेना है तो लेना है। मतलब हम लोग क्या है कि भेड़चाल। जब मैं 10th की मैंने और मेरे 68% नंबर आए और मेरे से पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हो, तो मैंने बोला जी मैं तो आर्ट्स विद मैथ +2 करना चाहता हूँ, मैं इसके अलावा नहीं करना चाहता, बिकॉज मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही है। अब फादर साहब तो एक शॉपकीपर, उनको तो क्या समझ में आना। उन्होंने पूछा भाई बच्चा ये करना चाहता है, मास्टर जी थे वहाँ पे स्कूल से, उनसे सजेशन लिए गए। तो हमारे सामने भी एक मास्टर जी थे। अब उनका बेटा क्या कर रहा है, उनका बेटा जी नॉन मेडिकल ले। नॉन मेडिकल में क्या होता है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हम लोग हिंदी माध्यम से पढ़े, मीडियम हमारा हिंदी। जर्नी स्टार्ट हुई हमारी +1 के अंदर, मेरे को भी नॉन मेडिकल लेना पड़ा क्योंकि पड़ोसी का बच्चा ले रहा है। अब हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो स्कोप ही नहीं है। हम सुबह उठ के, आप ये मेरी एज उस टाइम पे 17 साल, और जहाँ जो स्कूल था मेरा वो करीब था 45 किलोमीटर। 10 किलोमीटर सुबह 5:30 बजे साइकिल चलानी है और 5:30 बजे चल के मेरे को 7:30 बजे स्कूल में पहुंचना है। वहां से एक बस आएगी, अगर वो छूट जाएगी तो
स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात है 1999 की। अब पड़ोसी का बच्चा ले रहा है तो इसलिए मेरे को लेना पड़ रहा है, अब सामने वाला जा रहा है तो मैं जा रहा हूँ, सामने वाला इंडिया में एडमिशन ले रहा है तो ले रहा हूँ। ये ट्रेंड है। अभी आप तो ये जर्नी हमारी थी। अभी आप देखोगे कि जो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, माइंड मत करना, क्या 2027 में, जिन्होंने 24 में एडमिशन लिया, 27 में जब वो क्वालिफाई करेंगे, क्या उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, या उस टाइम पे फिर अपने पेरेंट्स को बोलेंगे अब हमें अब्रॉड जाना है। और इट विल हैपन, मैं आपको दावे के साथ ये बोल सकता हूँ, इट विल हैपन, इसको कोई रोकेगा नहीं। जितना बच्चा +2 में यहाँ पे एडमिशन लिया ना, इसमें से आप देखना 50, 60, 70% अब्रॉड जाएगा, स्पेशली पंजाब और हरियाणा की बात कर। फिर ऐसा क्यों जाएंगे? इट विल हैपन यार। इंडिया में तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, बट क्या वेज नहीं है या क्या, इसके पीछे क्या? देखो आप एक चीज समझो, हम लोग अब्रॉड क्यों जाते हैं? हमारे जाने का पर्पज है, सबसे पहले है कि वी वांट टू लिव अ क्वालिटी लाइफ, पीसफुल लाइफ, जहां पे ह्यूमन की वैल्यू, पीसफुल लाइफ, क्वालिटी लाइफ, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अच्छा लगता है ना कि हमारे देश के MLA या MP उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में हम लोग खड़े हैं। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्शंस होते हैं, देन वहाँ पे ह्यूमन की वैल्यू होती है, इलेक्शंस के बाद ह्यूमन की वैल्यू कहाँ जाती है। पर ये मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं जनरली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इवन मैं भी पार्टीज को सपोर्ट करता हूँ। तो 2027 जब आएगा तो आम तौर पे जो ग्रेजुएट हैं या जिन्होंने नर्सिंग किया है, अभी आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ, हॉस्पिटल्स में जो हमारी बहनें जॉब करती हैं एज ए नर्स 12-12 घंटे तक, आप उनकी सैलरी पूछो क्या है, व्हाट शी इज अर्निंग। शी इज अर्निंग जस्ट 10,000, 12,000, 40, 50,000 रुपीज। अगर अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, हमारे जैसी सिटीज में तो नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद क्या, मतलब उनको अपनी लाइफ में सैचुरेशन लेके आना है और अपनी जिंदगी का गुजारा उसी फंड में करना। इसी तरीके से जो ये ग्रेजुएट होंगे, इनको जॉब मिलेगी, मान लो 20,000 की, 25,000 की, 40,000 की मिल गई, 50,000 की मिल गई। एक ग्राफ पैटर्न आप लेके चलो कि 10% बढ़ती रहेगी, 15% बढ़ती रहेगी, उसी हिसाब से हमारी इकोनॉमी भी तो बढ़ रही है, हमारे एक्सपेंसेस भी तो बढ़ रहे हैं। तो कैलकुलेशन करके अगर मैं देखूँ, एक बच्चा अगर 30,000, 40,000 रुपये कमाता है, उसकी वाइफ कुछ नहीं करती है, तो 40,000 रुपये में घर परिवार चलाना कितना टफ टास्क होता है, क्या सोचने वाली बात नहीं है। तो इसीलिए बोला मैंने कि हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर राइज करना चाहते हैं। वो राइज हम लोग कैसे कर पाएंगे? जब हम कुछ बड़ा सोचेंगे। बड़ा कहाँ पे? हमारे देश की आबादी अभी 146 करोड़ हो गई है, आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद ये 180 करोड़ होगी। नो डाउट हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है, बट उस यूथ को वर्ल्ड भी यूटिलाइज करना चाहता है, जिसकी वजह से तो हमारे पास यूरोप से प्रपोजल आते हैं कि हमें इतना मैन पावर चाहिए, इजराइल से आता है इतना मैन पावर चाहिए हमें, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये क्यों ले रहे हैं? वहाँ पे फर्टिलिटी इशू है और यहाँ पे हमारे पास मैन पावर है, स्किल्ड पर्सन्स हैं हम लोग। तो अगर हमारे पास स्किल होगा, हमारे पास इंजीनियर्स होंगे। अभी मैं एक ऑटोरियल पढ़ रहा था ऑन द जर्मनी, जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो जर्मनी एक ऐसा डेस्टिनेशन है, सबसे पहले समझना चाहिए, वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट कंट्री। बैचलर डिग्री 3 साल, मास्टर डिग्री 2 साल। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री आपको जॉब सर्च वीजा देते हैं 18 महीने का। 18 महीने में आपने जो पढ़ा, जिस कोर्स की स्टडी की, आपको उस फील्ड में आपको जॉब फाइंड आउट करनी है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंटबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 90%, मतलब 90% चांस है कि आपको जॉब मिलेगी। जैसे ही आपको 18 महीने में जॉब मिली, आपको ब्लू कार्ड मिलेगा, आपको वर्क परमिट मिलेगा 3 साल के लिए। और 3 साल में जब आपको वर्क परमिट मिलेगा तो आपको एक जर्मन लैंग्वेज करना है B2 लेवल। गुरदास मान जी ने कहा था ना, जेड़े मुल्क विच रही है उसदा बुरा नहीं मंगीदा, अपना देश कदी भंडीदा नहीं, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो जर्मनी के अंदर अगर हो, नेचुरल सी बात है, अगर जिस देश के अंदर आप 5 साल स्पेंड कर रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज तो बड़े आराम से आ जाएगी। जैसे बिहार से यहाँ पे पंजाब में आके लोग पंजाबी सीख रहे हैं, जो बिहार के लोग जो हैं पंजाबी पढ़ रहे हैं, पंजाबी सीख रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो उनकी आने वाली जनरेशन है इतनी बढ़िया पंजाबी बोलती है, जो हम भी नहीं बोल पाते, क्योंकि वो पढ़ी वो रहे हैं, प्योर पंजाबी पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप वहाँ पे रहोगे, जर्मन लैंग्वेज सीखोगे और आपने B2 क्वालिफाई कर लिया, आपको वर्क परमिट मिला 3 साल का, आपने B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज क्वालिफाई कर लिया और 21 महीने के लिए आपने वहाँ के जो इंश्योरेंस सेगमेंट है वहाँ पे अपना पैसा फ्रॉम योर अर्निंग वो आपने डालना है, एंड डायरेक्टली यू आर एलिजिबल फॉर PR। अब आपके मन में सवाल आएगा कि B2 लेवल तो नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। A2 लेवल कर लोगे, A1 और A2 तो बेसिक है, अगर वो आप कर लोगे
तो अब 33 महीने आप इंश्योरेंस में पैसा डालिए, आप एलिजिबल फॉर पीआर। व्हाट एल्स वी वांट? वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट कंट्री जर्मनी इज इनवाइटिंग यू। और अगर मैं फीस कंपैरिजन करूं अदर से, तो 1 साल की जो फीस है अप्रोक्सीमेटली बैचलर डिग्री की इंग्लिश स्ट्रीम में, इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 7 से 8 लाख रुपए। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हो। आपको जस्ट अपना ब्लॉक अकाउंट पे करना है। ब्लॉक अकाउंट पैसा, आपका पैसा ऐसा इंडिया में पड़ा है ऐसे ही वहां पड़ा है, जस्ट वो आपके अकाउंट में डल जाएगा, वहां जाके निकाल लेना, उसको खर्च कर लेना। और वीजा सक्सेस रेट अबव 90%। एम्प्लॉयमेंट रेट, अभी मैं बात करूं जो वहां पे सैलरी मिनिमम वेज है, कैन यू इमेजिन, 12.82 यूरो पर आवर on or average after completion of your study, on or average apart from the इंजीनियरिंग के अलावा अगर स्ट्रीम की बात करूं तो बड़े आराम से आप 45 से 50 हजार यूरो पर ईयर। थोड़ा सा आगे बढ़िए, इसके बाद जब आप इंजीनियरिंग में आ गए तो आपकी अर्निंग 50 हजार से लेके 80 हजार यूरो पर ईयर। थोड़ा सा और आगे बढ़े, आपकी पीआर हो गई, आपकी अर्निंग इन इंजीनियरिंग फील्ड 1,20,000 यूरो। क्वालिटी लाइफ, हेल्दी इनकम एंड 100% सेटलमेंट। 1 करोड़ 30 लाख बनता है मोटा मोटा। 1,20,000 यूरो का मतलब है 1 करोड़ 30 लाख रुपए पर ईयर। मोटा मोटा बिल्कुल सही बात, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है यार। और वीजा सक्सेस रेट अबव 90%। सो रिटर्न ऑफ रेशियो कितनी होगी? 10 लाख रुपए आपने लगाया, 1 करोड़ निकाल रहे हो आप। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात तो हम लोग तब कर सकते हैं अगर बहुत बड़ा अमाउंट हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। वे आर ऑप्शन फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग क्या फील्ड लेना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया चलता था ना 2002 में, तो यूके कोई पूछता नहीं था। जब यूके चलता था तो अदर कंट्री को नहीं पूछते थे, न्यूजीलैंड को नहीं पूछते थे। न्यूजीलैंड चलता था तो अदर को नहीं पूछते थे। कनाडा चलता था तो यूके की बात नहीं करते थे। आज यूके चल रहा है, पर आपको ये समझना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए और यूरोप में अगर मैं सबसे पहले नंबर पे लूं तो जर्मनी इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। और मैं सबसे बड़ी बात करूं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी लीस्ट रिक्वायरमेंट है। जस्ट यू नीड 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर। आइदर आप ग्रेजुएट हो या +2 पास किया है, 2 साल का 3 साल का आपका गैप है, और 90% वीज़ा। मैं नहीं बोल रहा, आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल करिए, वहाँ सर्च करिए, तब बताइए। जो भी मैंने आपको ये फिगर दिए हैं, ये सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। नमस्कार।